और दोस्तों बिगनर्स में आपका स्वागत है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स। नौसेना ने मालवाहक पोत एमवी रुएन को सोमालियाई लुटेरों से मुक्त कराकर चालक दल के 17 सदस्यों को सुरक्षित छुड़ा लिया। नौसेना के मालवाहक पोत एमवी रुएन को सोमालियाई लुटेरों से मुक्त कराकर चालक दल के 17 सदस्यों को सुरक्षित छुड़ा लिया। इस जहाज का पिछले वर्ष दिसंबर में कब दिसंबर में यमन के सुकात्रा द्वीप के पास अपहरण कर लिया गया था, यानी कि किडनैपिंग कर ली गई थी। ठीक है। नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि 40 घंटे तक चली इस कार्यवाही के बाद 35 समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यूरोपीय संघ के नौसैन्य बल ने संदेह व्यक्त किया है कि इस सप्ताह के शुरू में सोमालिया तट पर बांग्लादेश के मालवाहक जहाज पर नियंत्रण के लिए पोत एमवी रुएन का ही इस्तेमाल किया गया था। पिछले एक दशक में सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में काफी व्यवधान उत्पन्न किए हैं। भारतीय नौसेना के अनुसार पहली दिसंबर से अब तक इन जलमार्गों पर अपहरण और अपहरण के प्रयासों की कम से कम 17 घटनाएं हो चुकी हैं। कितनी घटनाएं हो चुकी हैं? 17। आज देश के 23 राज्यों में आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा आयोजित की जा रही है। आज देश के 23 राज्यों में आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि सभी 23 राज्यों के प्रत्येक जिले में आयोजित की जा रही इस परीक्षा में करीब 37 लाख शिक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा 3 विषयों के लिए होती है। इनमें शामिल है पाठन, लेखन और सांख्य ज्ञान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप यह परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। इस बार चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा इस परीक्षा के माध्यम से 100% साक्षरता की घोषणा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स भारत में उपयोगकर्ताओं को तभी उपलब्ध कराए जाएं जब उनकी उचित लेबलिंग कर दी गई हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने ताजा परामर्श में कहा कि किसी भी मध्यस्थ और मंच को सुनिश्चित करना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को ऐसी किसी सूचना का प्रसार या प्रकाशन करने या उसे अपलोड या साझा करने की अनुमति नहीं देनी होगी जो सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार अवैध घोषित की गई हो या किसी प्रावधान का उल्लंघन करती हो। परामर्श में कहा गया कि प्रति एक मध्यस्थ और मंच को सुनिश्चित करना होगा कि कंप्यूटर संसाधन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स का इस्तेमाल किसी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं देता और चुनावी प्रक्रिया की निष्ठा के लिए खतरा नहीं बनता। मंत्रालय ने कहा कि बिना परीक्षण वाले अविश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स भारत में उपयोगकर्ताओं को तभी उपलब्ध कराए जाने चाहिए जब उनकी उचित लेबलिंग कर दी गई हो। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आगामी लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। ये चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। पहले चरण में अगले महीने की 19 तारीख को लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 79 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 7 मई को होगा, ठीक है, जिसमें 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 20 मई को 49 संसदीय सीटों पर मतदान होगा, जबकि छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के में 1 जून को 57 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ये नए बने हैं, तो ये भी याद कर लेना मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये सीधा सीधा पेपर में आ जाएगा, कौन है? राजीव कुमार। इस पर अभी आगे बात करेंगे, 2 बने हैं। राजीव कुमार ने बताया कि गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मेघालय, नागालैंड समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चरण में मतदान होगा। कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़, असम में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में होगा। मध्य प्रदेश और झारखंड में 4 चरणों में तथा महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की भी घोषणा की। 32 सदस्यों वाली सिक्किम विधानसभा और 60 सदस्यों की अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए लोकसभा चुनावों के साथ 19 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। इस प्रकार 175 सदस्यों की आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 13 मई को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। 147 सदस्यों वाली ओडिशा
विधानसभा चुनाव के लिए 13, 20 और 25 मई तथा पहली जून को 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि देश में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। मतदान के लिए 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1.5 करोड़ चुनाव कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में पहली बार वोट देने वाले 1 करोड़ 82 लाख मतदाता होंगे। श्री कुमार ने बताया कि आयोग 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगजनों को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक पार्टियों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव में क्यों उतारा। उन्होंने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं तथा सुचारू मतदान सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था है। श्री राजीव कुमार ने कहा कि बाहुबल, धनबल, भ्रामक प्रचार और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। निर्वाचन आयोग ने आज आम चुनावों के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों की भी घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने आज आम चुनावों के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों की भी घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 19 अप्रैल को एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। 20 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 27 मार्च है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च होगी। उम्मीदवार 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। आयोग के अनुसार राज्य में चुनाव की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बेंगलुरु में चुनाव वायदों की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बेंगलुरु में चुनाव वायदों की घोषणा की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उपस्थिति में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मतदाताओं से जो वायदे किए हैं, उनमें से श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल है। श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान अपने चुनाव घोषणा पत्र में 15 गारंटी की घोषणा करेगी। आज उन्होंने चौथे और 5वीं गारंटी की घोषणा की है। कांग्रेस किसान न्याय, युवा न्याय और महिला न्याय की पहले ही घोषणा कर चुकी है। श्रमिक न्याय में मजदूर वर्ग को मुफ्त चिकित्सा उपचार, मनरेगा के अंतर्गत भुगतान में प्रतिदिन 400 रुपए तक वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना लागू करना और मजदूरों को जीवन बीमा सुविधा प्रदान करना शामिल है। श्री गडकरी ने कहा कि भागीदारी न्याय के अंतर्गत केंद्र में सरकार बनाने पर कांग्रेस जातीय जनगणना कराएगी, जनसंख्या प्रतिनिधित्व के आधार पर संसाधनों का समान वितरण करेगी, आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ेगी और जनजातीय लोगों को वन अधिकार प्रदान करेगी। बीआरएस की नेता के कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले में 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है। दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता की कविता को दिल्ली आबकारी नीति के मामले में 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। निदेशालय ने सुश्री कविता को कल गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कविता के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। उन दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रचने का आरोप है। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री सहगल भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वे प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया था। नवनीत कुमार सहगल के नाम पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व वाली चयन समिति की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री सहगल से की नियुक्ति की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पहली बार 2 गुर्दों का सफल प्रत्यारोपण किया गया। किसका? 2 गुर्दों का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पहली बार 2 गुर्दों का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। इसके लिए दोनों गुर्दे 78 वर्ष की एक महिला ने दिए, जिसे सिर की गंभीर चोट के साथ एम्स में भर्ती किया गया था। महिला को मृत घोषित करने के बाद उनके परिवार ने अंगदान पर सहमति व्यक्त की थी। एम्स के अनुसार अंगदाता महिला एम्स की दूसरी सबसे वयोवृद्ध अंगदाता थी। उनके गुर्दे 51 वर्ष की महिला में प्रत्यारोपित किए गए, जो डायलिसिस पर थी। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2,890 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के 25 डोनियर विमानों के
मिड लाइफ अपग्रेड MLU के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2,890 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। अपग्रेड से समुद्री और तटीय निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस, समुद्री डोमेन जागरूकता के विकास में वृद्धि होगी। मिड लाइफ अपग्रेड से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। श्री माता वैष्णो देवी कटारा नई दिल्ली के वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले प्रस्थान करेगी। काटरा से रवाना होने वाली श्री माता वैष्णो देवी काटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले प्रस्थान करेगी। उत्तर रेलवे ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि यह रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से दोपहर 3 बजे के बदले 2:55 प्रस्थान करेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन करने के लिए CAA 2019 मोबाइल ऐप शुरू कर दी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन करने के लिए CAA 2019 मोबाइल ऐप शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार आवेदक गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन .nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। म्यांमार में सुरक्षा स्थिति में गिरावट चिंता का विषय, विदेश मंत्रालय ने ऐसा कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि म्यांमार में सुरक्षा स्थिति में गिरावट चिंता का विषय बनी हुई है। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत चाहता है कि पड़ोसी देश म्यांमार में शांति और स्थिरता बनी रहे। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें म्यांमार में बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों के कारण वहां की यात्रा नहीं करने का आग्रह किया गया था। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत वहां फंसे अपने लोगों को शीघ्र निकालने के लिए रूसी अधिकारियों पर दबाव डाल रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 20 लोगों ने भारत वापस आने के लिए मंत्रालय से संपर्क किया था, जिनमें से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। श्री जायसवाल ने बताया कि उनके शवों की कागजी कार्यवाही पूरी कर ली गई है और इस सप्ताह के अंत तक पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की इजरायल यात्रा पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। श्री मोदी इस सिलसिले में कई अरब नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की इस इसराइल यात्रा रमजान के पवित्र महीने में की है। डाक विभाग में 2,56,000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक नई वित्तीय पदोन्नति योजना का अनावरण। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज डाक विभाग में 2,56,000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक नई वित्तीय पदोन्नति योजना का अनावरण किया। यह योजना 12, 24 और 36 साल की सेवा पर 3 पदोन्नति प्रदान करती है। इससे वार्षिक आय में 4,320 रुपए, 5,520 रुपए और 7,200 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण डाक और वित्तीय सेवाओं में सहायक डाक सेवकों के बीच सेवा शर्तों को बढ़ाना है। सरकार का कहना है कि इसका लक्ष्य जमीनी स्तर के कर्मचारियों को सशक्त बनाना है, जिससे देश का नेटवर्क दूर दराज के क्षेत्रों में निर्बाध सेवा वितरण के लिए मजबूत होगा। सरकार ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। सरकार ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम नियम 2024 को अधिसूचित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि फिल्मों के प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने और समसामयिक बनाने के लिए नियमों में व्यापक बदलाव किया गया है। भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक वैश्वीकृत उद्योगों में से एक है, जो सालाना 40 से अधिक भाषाओं में 3,000 से अधिक फिल्में बनाता है। इन नए नियमों का उद्देश्य फिल्म क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों और प्रगति के साथ तालमेल रखते हुए डिजिटल युग के लिए फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया समय सीमा में कमी और सभी लेन-देन को पूर्ण डिजिटल बनाना है। नई दिल्ली में वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च हुआ है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल 100 जैसे हरित ईंधन पर मोदी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। यह देश की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस वैकल्पिक ईंधन से ग्रीन हाउस गैसों को कम उत्सर्जन होगा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने तथा वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां पहले से ही इथेनॉल 100 वाहनों का परीक्षण कर रहे हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंडियन ऑयल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे इथेनॉल समृद्ध राज्यों में 183 खुदरा
दुकानों पर इथेनॉल 100 पेश कर रहा है। इसकी योजना चरणबद्ध तरीके से इन राज्यों में 400 खुदरा दुकानों पर इथेनॉल 100 उपलब्ध कराने की है। केंद्र सरकार देश में ई वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति लेकर आई है। केंद्र सरकार देश में ई वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति लेकर आई है। इसका लक्ष्य ई वाहन के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है। इस नीति की मदद से मेक इन इंडिया पहल के साथ ही भारतीय उपभोक्ताओं की नवीनतम तकनीक तक पहुंच संभव हो पाएगी। इस नीति का उद्देश्य ई वाहन के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ई वाहन नीति का उद्देश्य क्रूड ऑयल के आयात, व्यापार घाटे और वायु प्रदूषण को कम करना है। कंपनियों के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा 4,150 करोड़ रुपए रखी गई है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। कंपनियों के पास विनिर्माण सुविधा तैयार करने और ई वाहन का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए 3 वर्ष का समय होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 8,000 से ज्यादा ई वाहनों का आयात करने की अनुमति नहीं होगी। कंपनी द्वारा की गई निवेश प्रतिबद्धता सीमा शुल्क में छूट के बदले में बैंक गारंटी द्वारा समर्पित होनी चाहिए। मुंबई में भारतीय मानक समय के विस्तार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल एनटीपी का उद्घाटन। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में भारतीय मानक समय के विस्तार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल एनटीपी का उद्घाटन किया। इससे मिलीसेकंड सटीकता के साथ समान और सटीक समय की जानकारी मिलेगी और साइबर सुरक्षा भी बढ़ेगी। जनता इसे लेकर TIMENP LINDIA या TIMENPLINDIA या फिर IN पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। एक वेबसाइट है, पूरी मिला के देख लेना। श्री गोयल ने फरीदाबाद और अहमदाबाद में क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला RRSL में टाइमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वर्चुअल उद्घाटन किया है। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के भारतीय मानक समय प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत समय पत्रण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश है। साल के अंत तक बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, दिल्ली में RRSL में परमाणु घड़ी लगा दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने हैती में जारी स्थिति को देखते हुए 24 घंटे के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। विदेश मंत्रालय ने हैती में जारी स्थिति को देखते हुए 24 घंटे के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष स्थिति की निगरानी रखेगा और जानकारी और सहायता प्रदान करेगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डोमिनिकन गणराज्य के सेंटो डोमिंगो में भारतीय दूतावास ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित की है। उन्होंने कहा कि हैती में 50 से 80 भारतीय समुदाय के सदस्य हैं। प्रवक्ता ने कहा कि दूतावास उन सभी के संपर्क में है और मंत्रालय स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर भारत के नागरिकों को वहां से निकाला भी जाएगा। नियंत्रण कक्ष से संपर्क के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, 1811 87 97, और इसके अलावा टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, 011 230 121 13, 011 230 141 04, 011 230 169 05, व्हाट्सएप नंबर 91 99 78 29 19 88, situationroom@mea.government.in। इसके अलावा सेंटो डोमिंगो में भारतीय दूतावास द्वारा स्थापित 24 घंटे के आपातकालीन हेल्पलाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है, +1 849 398 9889, +1 809 870 3923, +1 849 507 7612। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और यह भारत की समावेशी परंपराओं और मानवाधिकारों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों से संबंधित उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर अमेरिका के विदेश विभाग के वक्तव्य पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का मानना है कि यह गलत सूचना और अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर चिंता का कोई आधार नहीं है। वोट बैंक की राजनीति के लिए संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए किसी प्रशंसनीय पहल के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। श्री जायसवाल ने कहा कि जिन लोगों को भारत की बहुलवादी परंपराओं और क्षेत्र के विभाजन के बाद इतिहास की सीमित जानकारी है, उन्हें इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस इरादे से ये कदम उठाया गया है, उसकी सराहना करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचांक में भारत के आगे आने का यह स्वागत। संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास सूचांक में भारत के आगे आने का स्वागत किया। इसने समग्र विकास को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण मानदंडों पर भारत की प्रगति की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचांक रिपोर्ट जारी होने के बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की प्रतिनिधि सुश्री कैटलीन बाईजेन ने कहा कि भारत ने मानव विकास क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कराई है। उन्होंने भारत में नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार के जारी प्रयासों, विशेषकर महिला नीति विकास की दिशा में प्रयासों का उल्लेख किया। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि 2022 में भारत में औसत आयु बढ़कर 67.7 हो गई है, जबकि इससे पिछले वर्ष 62.7 वर्ष थी। इसके अलावा भारत की प्रगति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय बढ़कर $6,951 हो गई है। 12 महीनों में इसमें 6.3% का उछाल आया है। वर्ष 2022 में भारत ने 0.644 का मानव संसाधन सूचकांक स्कोर हासिल किया और 2023-24 की रिपोर्ट में 193 देशों में 134वें स्थान पर आ गया। वर्ष 1990 में यह स्कोर 0.434 था और इस प्रकार इसमें 48.4% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। रिपोर्ट के लिए मानव विकास के 3 मूल पक्षों में औसत उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा की उपलब्धता और बेहतर जीवन स्तर। स्त्री-पुरुष समानता सूचकांक में भारत 166 देशों में 108वें स्थान पर है। सरकार ने इस उपलब्धि का श्रेय नीतिगत प्रयासों से महिला सशक्तिकरण को दिया है। हालांकि वैश्विक मानव विकास सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट रही है। संयुक्त राष्ट्र ने धनी और निर्धन देशों के बीच बढ़ रही खाई पर चिंता व्यक्त की है और इसे कोविड महामारी संकट पर असर बताया है। आतंकवाद और संगठित अपराधों के खिलाफ हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में विशिष्ट डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। आतंकवाद और संगठित अपराधों के खिलाफ भारत के संघर्ष को और मजबूत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में विशिष्ट डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस प्रणाली को तैयार किया है। इससे अभिकरण का आतंकवाद और आपराधिक मामलों से बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी। वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में गृह मंत्री जम्मू और कोच्चि में एनआईए के 2 नए शाखा कार्यालय और रायपुर में एक आवासीय परिसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा संकलित नए आपराधिक विधानों का मोबाइल ऐप संकलन भी जारी किया। गृह मंत्री ने राज्य पुलिस महानिदेशकों से प्रभावी और तेज जांच अभियानों के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में इस महीने की 12 तारीख को चुनावी बॉन्ड डेटा निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया था। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा आज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में इस महीने की 12 तारीख को चुनावी बॉन्ड डेटा निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया था। यह डेटा वेबसाइट weci.government.in कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी पर उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने हमेशा स्पष्टीकरण और पारदर्शिता को महत्व दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु होंगे नए निर्वाचन आयुक्त। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने और अरुण गोयल के त्यागपत्र के बाद दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद रिक्त थे। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने आज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में $2,30,00,000 के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने आज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में $2,30,00,000 के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य भारत में फिनटेक व्यवस्था को मजबूत करना है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना फिनटेक शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान की स्थापना करेगी।
इससे नई और हरित प्रौद्योगिकियों में रोजगार के अवसर, कार्यबल प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता में वृद्धि होगी। पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। उन्होंने आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने इस योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए, जिसमें 5,000 दिल्ली के हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने कोविड के दौरान रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का स्वनिधि महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जो हमेशा सबके आसपास रहते हैं और जिनके बिना लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों और सड़क किनारे दुकानदारों को समाज में उनके योगदान के लिए बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों के ठेले और दुकानें भले ही छोटी हों, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अतीत की सरकारों ने रेहड़ी पटरी वालों के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिसके कारण उन्हें अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्री मोदी ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की धन की आवश्यकता उच्च ब्याज वाले ऋण से पूरी होती थी। उनकी बैंकों तक कोई पहुंच नहीं थी क्योंकि उनके पास कोई ऋण गारंटी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के चरण 4 के 2 अतिरिक्त गलियारों की आधारशिला भी रखी। अब आ जाते हैं हम स्टेट न्यूज। हरियाणा में लोकसभा चुनाव और करनाल विधानसभा चुनाव एक साथ छठे चरण में होंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव और करनाल विधानसभा उपचुनाव एक साथ छठे चरण में होंगे। चुनाव आयोग द्वारा आज जारी कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा। इसकी अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई होगी। नामांकन पत्रों की जांच 9 मई को की जाएगी। करनाल विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। इसके बाद भाजपा ने मनोहर लाल को करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार में कुल 1,675 फ्लैट में से 396 फ्लैट आवंटित किए गए हैं। दिल्ली में झुग्गी वासियों को जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार में कुल 1,675 फ्लैट में से 1,396 निवासियों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया कि हाल ही में समीक्षा बैठक के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल बी के सक्सेना ने पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द फ्लैट आवंटित करने के निर्देश दिए थे। डीडीए ने बताया कि पात्र झुग्गी झोपड़ी निवासियों को 25 लाख रुपए प्रति फ्लैट की निर्माण लागत के स्थान पर लाभार्थी योगदान के रूप में 1,41,000 रुपए का आवंटन किया जा रहा है। इन फ्लैटों में सभी आधुनिक सुविधाएं, भौतिक बुनियादी ढांचे, सामुदायिक सुविधाएं, सीवरेज शोधन, साफ और स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। केंद्र ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मोहम्मद यासीन मलिक गुट पर प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मोहम्मद यासीन मलिक गुट पर प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक पोस्ट में कहा कि यह गुट जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकी कारगुजारियों में लिप्त रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों के साथ कानून सख्ती से निपटेगा। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग को भी अगले 5 वर्ष के लिए अवैध संगठन घोषित किया है। उन्होंने कहा कि यह संगठन भी आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देकर भारतीय अखंडता के लिए खतरा बना हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों और संगठनों से कड़ाई से निपटेगी। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई वाली प्रशासनिक परिषद ने वर्ष 2005 की जम्मू कश्मीर आरक्षण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई वाली प्रशासनिक परिषद ने वर्ष 2005 की जम्मू कश्मीर आरक्षण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण विभाग ने यह प्रस्ताव जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 कौन सा ये जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2024, जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन 2024 और जम्मू कश्मीर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में दिया गया था। प्रशासनिक परिषद ने प्रदेश की 4 नई जनजातियों पहाड़ी, पाटरी, कोली, गड्डा ब्राह्मण को 10% आरक्षण को भी मंजूरी दी है। इस प्रकार प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल आरक्षण बढ़कर
20% हो गया है। परिषद ने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 15 जातियों को जोड़ने को भी अनुमोदित कर दिया है। अब ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़कर 8% कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के उज्जैन के लिए 188 करोड़ 95 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के उज्जैन के लिए 188 करोड़ 95 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इस धनराशि का उपयोग उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन महाकालेश्वर मंदिर के बीच मौजूदा रोड के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए किया जाएगा। तेलंगाना में सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं की जांच और समाधान के लिए 3 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन। तेलंगाना राज्य सरकार ने सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं की जांच और समाधान के लिए सरकार को सलाह देने के वास्ते 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री ए रावंत रेड्डी ने कर्मचारी संघों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं और ज्ञापनों की समीक्षा के बाद ये कदम उठाया है। समिति की अध्यक्षता राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष जी चिन्ना रेड्डी करेंगे। तेलंगाना संयुक्त कार्यवाही समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त प्रोफेसर कोडर राम और भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी दिव्या को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षक संघों के साथ विशेष बैठक की थी और परिसंघ प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई सभी दलीलों पर ध्यान देने और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का वादा किया गया था। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार आज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। आज शाम राजभवन में आयोजित समारोह में भारतीय जनता पार्टी से 12 और जनता दल यूनाइटेड से 9 मंत्रियों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ नीतीश सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर अब 29 हो गई है। पहली बार 28 जनवरी को हुए विस्तार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, हरीश सहानी, जनक राम, नितिन नबीन भाजपा से कुछ प्रमुख नाम हैं। भाजपा ने इस बार 6 नए चेहरों को पहली बार मंत्री बनाया है, जिसमें डॉक्टर दिलीप जायसवाल, हरीश सहनी, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता, कृष्ण नंदन पासवान और संतोष कुमार सिंह शामिल हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड की ओर से शामिल किए गए सभी 9 सदस्य पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मंत्री अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन मोहन सहनी, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, रत्नेश सादा, जयंत राज और मोहम्मद जमा खान जदयू की ओर से प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने मंत्रिमंडल में जगह पाई है। संदेश खाली की 5 महिलाओं सहित हिंसा के शिकार 11 पीड़ितों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। संदेश खाली की 5 महिलाओं सहित हिंसा के शिकार 11 पीड़ितों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा के लिए उनसे हस्तक्षेप की मांग की। सेंटर फॉर SC/ST सपोर्ट एंड रिसर्च के निदेशक डॉक्टर पार्थ बिस्वा ने कहा कि पीड़ितों ने राष्ट्रपति मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति दिल्ली के कालकाजी स्थित गुरु रविदास मार्ग के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का आज शुभारंभ। लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने राजधानी के कालकाजी स्थित गुरु रविदास मार्ग के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का आज शुभारंभ किया। लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया कि इसके अंतर्गत मार्ग की मजबूती बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड पेंटिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त विश्व स्तरीय सड़क आंकन, फुटपाथ पुनः स्वरूपण और मरम्मत, पौधों का रोपण और सर्विस लेन का भी नवीकरण किया जाएगा। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने कहा कि गुरु रविदास मार्ग कालकाजी विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त सड़कों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर रोजाना आवागमन करने वाले लाखों लोगों को इसके नवीकरण से फायदा मिलेगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि गुरु रविदास मार्ग के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के बाद कालकाजी विधानसभा की कई कॉलोनियों की मुख्य सड़क से अंतर संयोजकता बेहतर हो जाएगी और यह सड़क इस विधानसभा क्षेत्र की पहचान बनेगी। मुंबई में 22 आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च हो गया। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में 22 आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया। यह 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित 550 मूल्य निगरानी केंद्रों के माध्यम से इन वस्तुओं की थोक और खुदरा कीमतों की निगरानी करेगा। श्री गोयल ने नवी मुंबई स्थित वजन और माप उपकरण के निजी क्षेत्र के निर्माताओं को देश का पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी IML पैटर्न
अनुमोदन प्रमाण पत्र भी जारी किया। भारत ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश है। ये प्रमाण पत्र वजन और माप उपकरणों के निर्यात के लिए अनिवार्य है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ने अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया है। श्री गोयल ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की वेबसाइट की शुरुआत की और एकीकृत विद्युत पारेषण लाइन उपकरण की परीक्षण प्रयोगशाला का वर्चुअल उद्घाटन किया। श्री गोयल ने प्राचीन भारत में उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी मेट्रोलॉजी पुस्तक तथा उपभोक्ता यात्रा पर अमर चित्र कथा की पुस्तिकाओं की भी शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत उपभोक्ता अधिकारों की अवधारणा का जन्मदाता भी है। आज शुरू की गई पहल न केवल उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाएगी बल्कि उनके हितों को भी सुरक्षित करेगी। इस वर्ष के विश्व उपभोक्ता दिवस समारोह का विषय उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। उपभोक्ता मामलों के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकाय की आवश्यकताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को भारतीय व्यवस्था के अनुकूल बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मुंबई नगर निगम मुंबई नगर निगम बीएमसी की 60 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी महिला सशक्तिकरण योजना का उद्घाटन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुंबई नगर निगम बीएमसी की 60 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी महिला सशक्तिकरण योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत बीएमसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लिए गए ऋण को चुकाने के लिए प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की पेशकश करेगी। जिन लाभार्थियों ने मुद्रा स्वनिधि योजना के तहत 10,000 और 20,000 रुपए उधार लिए हैं, उन्हें वित्तीय सहायता के रूप में 2,000 और 4,000 रुपए मिलेंगे। आज इस योजना से 70,000 महिलाएं लाभान्वित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं परिवार की रीढ़ हैं और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए। श्री शिंदे ने कहा कि बीएमसी स्वयं सहायता समूह को 1 लाख रुपए की सहायता देने वाला देश का पहला नगर निगम है। दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबेरॉय ने आज राजधानी के पटेल नगर में कई सड़कों के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबेरॉय ने आज राजधानी के पटेल नगर में कई सड़कों के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महापौर ओबेरॉय ने बताया कि इन सड़कों का निर्माण पटेल नगर में तमाम विकास कार्यों की श्रृंखला का भाग है। शोक प्रकट करते हुए मेयर ने कहा कि पटेल नगर की बदलती तस्वीर देखकर लोगों में बहुत हर्ष और उल्लास है। मणिपुर में इम्फाल पूर्वी जिले के अकम्पट में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज इम्फाल पूर्वी जिले के अकम्पट में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण 20 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। मुख्यमंत्री ने इम्फाल पश्चिमी जिले के चेंजिंग में 2 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से खेलो इंडिया योजना के तहत आरसीसी गैलरी के साथ एक फुटबॉल मैदान का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर में कठिन समय के दौरान भी विकास गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए युवा कार्यक्रम और एवं खेल विभाग की भी सराहना की। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज पूर्वी इम्फाल जिले में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का उद्घाटन किया है। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने आज पूर्वी इम्फाल इस जिले में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का उद्घाटन किया। संस्थान का निर्माण केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्थान राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा। दिल्ली में सिख समुदाय के लिए कौशल विकास, नेतृत्व, उद्यमिता प्रोत्साहन और शिक्षा कार्यक्रम शुरू। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज दिल्ली में सिख समुदाय के लिए कौशल विकास, नेतृत्व, उद्यमिता प्रोत्साहन और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के माध्यम से प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। इसका लक्ष्य 10,000 युवा और महिलाएं और रोजगार प्राप्त करने के लिए आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। सिख कारीगरों को प्रोत्साहन देगा, महिलाओं के नेतृत्व और उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा और स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं को शिक्षा प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भाषा का बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत खालसा महाविद्यालय में अत्याधुनिक गुरुमुखी लिपि शिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी में पुरी क्षेत्र के केपीएसओआई क्लब में शनिवार से 2 दिवसीय फ्लावर फूल उत्सव का आयोजन। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी राजधानी के चाणक्यपुरी क्षेत्र के
एसओआई क्लब में शनिवार से 2 दिवसीय फ्लावर फूड उत्सव का आयोजन कर रही है। उस उत्सव में जनता के लिए प्रवेश दोपहर 12 बजे से शाम 9 बजे तक है। परिषद ने बताया कि इस उत्सव में फूलों पर आधारित व्यंजन मौजूद होंगे। ट्यूलिप, गुलाब, पुष्प उत्सव के बाद एनडीएमसी द्वारा इस वर्ष का चौथा बड़ा फूलों से संबंधित उत्सव आयोजित किया जा रहा है। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में कल 22वें स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस पर नेपाल के 76 जिलों के लगभग 200 विद्यार्थियों ने भागीदारी की है। नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में कल 22वें स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस पर नेपाल के 76 जिलों के लगभग 200 विद्यार्थियों ने भागीदारी की है। इस अवसर पर नेपाल के प्रमुख विश्वविद्यालयों, स्कूलों और प्रशासन के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। अब तक 3,300 से अधिक नेपाली विद्यार्थी इस स्कीम का लाभ उठा चुके हैं। इस स्कीम के तहत एमबीबीएस, बीडीएस, बीई, बीए, बीएड, बी फार्मेसी, बीएससी कृषि, बीबीए, बीबीएम और बीबीएस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दी जाती है। इनके अलावा नर्सिंग, आयुर्वेद, नृत्य, रंगमंच और निष्पादन कला के लिए भी छात्रवृत्ति मिलती है। स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की शुरुआत वर्ष 2002 में भारत नेपाल आर्थिक सहयोग की स्वर्ण जयंती पर किया गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस वर्ष अक्टूबर में बृहस्पति के चांद यूरोपा पर मैसेज इन अ बॉटल भेजेगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस वर्ष अक्टूबर में बृहस्पति के चांद यूरोपा पर मैसेज इन अ बॉटल भेजेगी। इस अभियान को यूरोपा क्लिपर मिशन का नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बृहस्पति की बर्फीली सतह के नीचे नमकीन झील है और इस अभियान के तहत वैज्ञानिक वहां जीवन की संभावना तलाशेंगे। यूरोपा कैलिपर विमान एक त्रिकोणीय धातु का प्लेट लेकर जाएगा। इस प्लेट के बाहरी हिस्से पर हिंदी सहित 103 भाषाओं में पानी शब्द से उच्चारित ध्वनि तरंग का दर्शाया जाएगा। यूक्रेन के सूमी में बड़े पैमाने पर गोलाबारी के कारण वहां से लोगों को हटाने का काम चल रहा है। यूक्रेन के सूमी में बड़े पैमाने पर गोलाबारी के कारण वहां से लोगों को हटाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। यह इलाका रूस की सीमा से लगता है। यूक्रेन के सैन्य प्रबंधन ने सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम पर बताया कि पिछले 3 दिन में बेलिको कोपिसार्का समुदाय के करीब 180 लोगों को निकाला गया है। टेलीग्राम के अनुसार अब तक सूमी के 22 गांवों से 4,500 लोग निकाले जा चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक इस तनावग्रस्त इलाके में पिछले 5 दिन में 3 लोग मारे गए हैं और 13 जख्मी हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने गाजा के दक्षिणी शहर राफा में हमले की मंजूरी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने गाजा के दक्षिणी शहर राफा में हमले की मंजूरी दी है। राफा में कई विस्थापित लोग रह रहे हैं। श्री नेतन्याहू का यह फैसला हमास द्वारा गाजा में संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थों और अमेरिका को दिए गए प्रस्तावों के बाद आया है। हमास ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले इजरायली बंधकों को रिहा करने का प्रस्ताव दिया है। इनमें से 100 कैदियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। श्री नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि हमास का संघर्ष विराम प्रस्ताव अवास्तविक मांगों पर आधारित है। हालांकि श्री नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई को लेकर संभावित समझौते पर बातचीत के लिए अपना शिष्टमंडल कतर भेजा है और जिससे जिससे संघर्ष विराम की उम्मीद जारी है। रूस में 3 दिन तक चलने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। रूस में 3 दिन तक चलने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। देश के पूर्वी क्षेत्रों चुकोटोको, टका, कामचटका में आज सुबह सबसे पहले मतदान शुरू हुआ। रूस के पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से लगे कलिनिंग्राद में रविवार को भारतीय समयानुसार रात 11:30 पर मतदान समाप्त हो जाएगा। रूस के मतदाता अगले 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। इन चुनावों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, न्यू पीपल्स पार्टी के वालिदिस्लाव दावानुकोव, एलडीपीआर पार्टी के लियोनिद स्लट्स्की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के निकोले खारिटोनोव मैदान में हैं। राष्ट्रपति पुतिन के चुनाव जीतने की उम्मीद है। रूस में मतदाताओं को पहली बार ऑनलाइन मत डालने का विकल्प दिया गया है। यह विकल्प रूस के 27 क्षेत्रों और क्रीमिया, डोनबास और नोवोरोसिया के मतदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने यूरोपीय सहयोगियों को यूक्रेन का समर्थन देने को लेकर दी है चेतावनी। फ्रांस राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने यूरोपीय सहयोगियों को चेतावनी दी है कि वे यूक्रेन को दिए जा रहे समर्थन पर किस तरह की सीमा न लगाएं। श्री मैक्रोन ने एक साक्षात्कार में कहा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में यूरोप की सुरक्षा दांव पर लगी है। उन्होंने कहा कि अगर रूसी यह युद्ध
जीत जाता है तो यूरोप की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। इस स्थिति में यूरोप को सभी विकल्प खुले रहेंगे रखने होंगे। राष्ट्रपति मैक्रोन का यह बयान यूक्रेन के बारे में बर्लिन में हो रहे शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले आया है। भारत और सिंगापुर में आज कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। किस किस के बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में। कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विधि और न्याय मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाएगा। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सिंगापुर की संस्कृत समुदाय और युवा मंत्री एडविन टोंग ने वर्चुअल बैठक में समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि यह पहल कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कानूनी व्यवस्थाओं के बीच तालमेल बिठाना और नागरिकों को और व्यवसायों को की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन दृष्टिकोण तलाशना है। भारत और कोट डी आइवर के बीच आज नई दिल्ली में द्वितीय विदेश कार्यालय परामर्श हुआ। भारत और कोट डी आइवर के बीच आज नई दिल्ली में द्वितीय विदेश परामर्श कार्यालय हुआ। इसकी सह अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में अपर सचिव सेवाला नाइक मूडे और कोट डी आइवर की ओर से वहां के विदेश मंत्रालय में द्विपक्षीय संबंधों के निदेशक फिल्बर्ट कावासी गैलग्लॉड ने की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक आदान प्रदान, व्यापार, निवेश, क्षमता निर्माण, विकास भागीदारी, संस्कृत और एक दूसरे देश के लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने कृषि और फिल्म्स तथा टेलीविजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं व्यक्त की। बांग्लादेश के प्रख्यात रविंद्र संगीत गायक सदी मोहम्मद का कल शाम देहांत हो गया। वे 70 वर्ष के थे। बांग्लादेश के प्रख्यात रविंद्र संगीत गायक सदी मोहम्मद का कल शाम देहांत हो गया। वे 70 वर्ष के थे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि अपनी मां की मृत्यु के बाद से वे मानसिक रूप से असंतुलित थे। उनके भाई ने उन्हें कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया। भारत अमेरिका से रक्षा संबंधों में आया क्रांतिकारी परिवर्तन और अतुल्य गति। ये किसने कहा है? पेंटागन ने। पेंटागन ने कहा है कि भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन और अतुल्य गति आई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दक्षिण एशिया मामलों के निदेशक सिद्धार्थ अय्यर ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध अब प्रमुख मुद्दों पर मतभेदों के बजाय समग्र प्रक्रिया और गति से अधिक परिभाषित हैं। उन्होंने अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी के भविष्य पर गोलमेज सम्मेलन में ये बात कही। यह सम्मेलन प्रौद्योगिकी सहयोग और समुद्री रणनीति पर केंद्रित था। श्री अय्यर ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच निरंतर संपर्क से दोनों देशों के संबंध के महत्व का पता चलता है। उन्होंने कहा कि कैलेंडर वर्ष में शायद ही कोई ऐसा महीना रहा होगा जब दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क न हुआ हो, और उसमें भी दोनों सरकारों के बीच मध्यम स्तर का विचार विमर्श तो हुआ ही होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के राजनीतिक सैन्य अधिकारी रैन हॉलीवे ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी विश्व के सबसे अधिक महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी मुफ्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र और 21वीं सदी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज अमेरिका को चेतावनी दी और कहा कि रूस तकनीकी रूप से परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज अमेरिका को चेतावनी दी और कहा कि रूस तकनीकी रूप से परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन में सेना भेजी तो इसे युद्ध के लिए उकसाना माना जाएगा। श्री पुतिन ने सरकारी मीडिया में कहा कि फिलहाल परमाणु युद्ध के कोई आसार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीते दिन यूक्रेन के लिए $30 करोड़ के आपातकालीन हथियार पैकेज की घोषणा की थी, जिसके बाद पुतिन का यह बयान सामने आया है। 5 महीने के भीतर अपना तीसरा विश्वास मत हासिल करने को तैयार नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल इस महीने की शुरुआत में एक नया गठबंधन बनाने के बाद 15 महीने के भीतर अपना तीसरा विश्वास मत हासिल करने को तैयार है। नेपाली संसद सचिवालय द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार श्री दहल प्रतिनिधि सभा की बैठक के दौरान विश्वास मत हासिल करेंगे। नेपाल में श्री दहल तीसरी बार अपना बहुमत साबित कर रहे हैं। 4 मार्च को तत्कालीन सत्तारूढ़ भागीदार नेपाली कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और अब विपक्ष में है। गठबंधन से जुड़े दलों ने प्रधानमंत्री को विश्वास मत देने के लिए व्हिप भी जारी किया है। 275 सदस्यों की प्रतिनिधि सभा
में सरकार बनाने के लिए कम से कम 138 वोटों की आवश्यकता है। कल से 5 दिवसीय भारत दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे कल से 5 दिवसीय भारत दौरे पर है। इस वर्ष जनवरी में पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद वे मुंबई भी जाएंगे। प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे के साथ विदेश व्यापार मंत्री, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री, उद्योग, वाणिज्य और रोजगार मंत्री और भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भूटान के प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों पक्षों को हमारी अनूठी साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने और भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग की स्थायी संबंधों का विस्तार करने का तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के अवसर प्रदान करेगी। केन्या के नैरोबी में बढ़ते जटिल मीडिया परिदृश्य में निर्णायक नेतृत्व शीर्षक से श्वेत पत्र जारी किया गया। केन्या के नैरोबी में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कार्यक्रम में बढ़ते जटिल मीडिया परिदृश्य में निर्णायक नेतृत्व शीर्षक से श्वेत पत्र जारी किया गया। इसे संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक समाचार एजेंसी अमीरात समाचार एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया यह श्वेत पत्र इस क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस अवसर पर डब्ल्यूएएम के महानिदेशक मोहम्मद जलाल अल रईसी ने सुदृढ़ नेतृत्व की तत्कालिकता को रेखांकित करते हुए कहा कि मीडिया उद्योग परिवर्तन के दौर में है और यह श्वेत पत्र उन महत्वपूर्ण निर्णयों पर प्रकाश डालता है जो मीडिया प्रमुखों को इस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए लेने चाहिए। श्वेत पत्र कई महत्वपूर्ण विषयों की पड़ताल करता है जिसमें न्यूज रूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता और नुकसान भी शामिल है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस इस उद्योग को आकार देने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने और संबोधित करने के लिए दुनिया भर के मीडिया पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इसके बाद आ जाते हैं हम बिजनेस पर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 28 मार्च से टी+0 जीरो सेटलमेंट के बीटा संस्करण को वैकल्पिक आधार पर शुरू करने को मंजूरी दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने इस महीने की 28 तारीख से टी+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण को वैकल्पिक आधार पर शुरू करने की मंजूरी दे दी है। टी+0 सेटलमेंट्स का अर्थ है पूंजी बाजार में कारोबार के दिन ही राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यह सुविधा 25 शेयर और सीमित शेयर ब्रोकर्स के लिए शुरू की गई है। सेबी ने कहा कि शेयर धारकों से आगे भी परामर्श जारी रखा जाएगा जिसमें बीटा संस्करण के उपयोगकर्ता भी शामिल होंगे। सेबी के अनुसार बीटा संस्करण लागू करने के बाद हर तिमाही और छमाही के अंत में कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सेबी के व्यापार में सुधार के उद्देश्य से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई के लिए भी छूटों की मंजूरी दी है। अब आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स पर। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैन लेनिंग की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक अपने 8 में से 6 मैच जीते हैं। स्मृति मंदाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स ने अब तक अपने सिर्फ 4 मैच जीते हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पूर्व विजेता मुंबई इंडियंस को 5 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक रोमांचक एलिमिनेटर मुकाबले में पूर्व विजेता मुंबई इंडियंस को 5 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 6 विकेट पर 130 रन बना पाई। कल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। लक्ष्य सेन ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। लक्ष्य सेन ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 18वीं विश्व रैंकिंग प्राप्त लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में खेले गए क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ली जी जिया को हराया। आज सेमीफाइनल में लक्ष्य का मुकाबला 9वीं वीरता प्राप्त इंडोनेशिया के खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी से होगा। बर्मिंघम में ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में अपनी चुनौती रखेंगे। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल आज लक्ष्य सेन
वो सिंगल्स में अपनी चुनौती रखेंगे। उनका मुकाबला मलेशिया के ली जी जिया से होगा। लक्ष्य के डेनमार्क के एंडर्स एंटोसन को हराकर अंतिम 8वीं जगह बनाई बनाई है। महिला प्रीमियर लीग 2024 में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। महिला प्रीमियर लीग 2024 में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 तक पूरा पूरा शाम शाम 7:30 पर शुरू होगा। विजेता टीम का मुकाबला रविवार को फाइनल में दिल्ली कैपिटल से होगा। दोनों टीमों के बीच 12 मार्च को हुए आखिरी मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया था। बैंगलोर की एलिस पेरी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब आ जाते हैं बर्मिंघम। लक्ष्य सेन ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। लक्ष्य सेन बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोसन को 24-22, 11-21, 21-14 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में सेन का मुकाबला मलेशिया के ली जी जिया से होगा। पीवी सिंधु कल दक्षिण कोरिया के आन सी यांग से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी का इंडोनेशिया के भी मौलाना और एम एस फिक्री से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में अश्विनी पोनपा और तनिषा क्रेस्टो भी चीन की झेंग यू और झांग शुजियाक की जोड़ी से हार गई। ठीक है, और इसी के साथ हो जाते हैं हमारे क्या ये करंट अफेयर खत्म।